किस प्रकार से यहाँ पे होता है हिंदी भाषा का विकास, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जो हिंदी भाषा है ये भारोपीय या इंडो यूरोपियन परिवार की शाखा है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा किस परिवार की शाखा है, तो इंडो यूरोपियन यानी भारोपीय परिवार की भाषा है। जैसे आप सभी जानते हैं कि इतिहासकार मानते हैं कि जो आर्य लोग थे वो बाहर से भारत में आए, यानी ईरान से होकर आए थे भारत में, ये इतिहासकार मानते हैं। तो इसलिए उन्हें कहा जाता है भारतीय ईरानी शाखा, क्योंकि जो आर्य लोग थे ऐसा माना जाता है एक यूरोपीय शाखा के रूप में विभाजन उनका हुआ था और एक ईरानी शाखा के रूप में ये ईरान से होकर भारत की ओर आए थे। और उनकी भाषा को हम कहते हैं भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि आर्य जो भारत में आए थे उनकी भाषा को भारतीय आर्य भाषा कहा जाएगा। अब तब से लेकर आज तक यहाँ पे जो भारतीय आर्य भाषा है इसको हमने डिवाइड किया है 3 कालों में। सरलता से इसका अध्ययन करने के लिए 3 कालों में विभाजित किया गया है भारतीय आर्य भाषा का। ये अलग टॉपिक है, आर्य कहाँ से आए थे या आर्य कौन थे वो इतिहास का टॉपिक है। यहाँ पे हम भाषा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो भारतीय आर्य भाषा है इसको हम 3 कालों में इसका अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा यहाँ पे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब देखो जो ये भारतीय आर्य भाषा है जो कि इसका प्रथम काल रहा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका जो काल रहा है या समय रहा है 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि जो आर्य थे उनकी जो प्राचीन भाषा थी, उनकी मूल भाषा कौन थी? संस्कृत थी। और संस्कृत से ही जितनी भी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं उन सबका अधिकांश जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं उन सब की जो उत्पत्ति हुई है, जो जननी मानी जाती है वो संस्कृत को ही माना जाता है। क्योंकि आर्यों की जो प्राचीन भाषा थी, आर्यों की जो मुख्य भाषा थी वो क्या थी दोस्तों? संस्कृत थी। अब जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है जिसका काल रहा है 1500 से लेकर 500 तक, उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत भाषा बोली जाती थी। आर्यों की कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। अब इस भाषा को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल माना जाता है उस काल में वैदिक संस्कृति काफी प्रचलित थी। जितने भी वेद लिखे गए, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारे लिखे गए हैं वैदिक संस्कृति में। और इसके बाद 500 ईस्वी तक लौकिक संस्कृति ये भाषा वहां पे प्रचलित थी। अब देखो आपको समझना होगा कि भाषा ये परिवर्तित कैसे होती है, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा का विकास कैसे होता है। जैसे संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ। क्योंकि जो भाषा जाती है वो सरलीकरण की ओर जाती है। सरलीकरण, क्योंकि हम क्या करते हैं, मानव का आपने स्वभाव देखा होगा, मानव हमेशा सरलीकरण मतलब सरल की ओर जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो शब्द हमारे लिए सरल पड़ रहा है हम उसको अपनी भाषा में ले लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हिंदी की बात करें, हिंदी में बहुत सारे हमने क्या लिया, हम बहुत सारे अंग्रेजी या इंग्लिश वर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने सरलता के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि भाषा जो हम अभी हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी जो हम अभी वर्तमान में भाषा बोल रहे हैं वो भविष्य में उसमें काफी कुछ चेंज देखने को मिलेगा। शुद्ध हिंदी अभी भी हम नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भाषा में क्या हो रहा है, भाषा का विकास होता है। एक भाषा से अनेकों भाषाओं का क्या हो सकता है, अनेक भाषाओं का विकास हो सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आप यहाँ पे समझ गए होंगे, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। उसके बाद जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, लौकिक संस्कृति के बाद आए यहाँ पे पाली, और पाली के बाद यहाँ पे प्राकृत भाषा। तो जो पाली भाषा है, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने पाली भाषा में अपने सारे उपदेश दे रखे हैं। महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। तो पाली का विकास भी किससे हुआ? संस्कृत से हुआ। पाली के बाद यहाँ पे विकास होता है प्राकृत भाषा का, यानी प्राकृत भाषा एक किससे विकसित हुई? पाली से विकसित हुई। और प्राकृत भाषा जो 24वें तीर्थकर हुए जैन धर्म के महावीर स्वामी, उन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। और प्राकृत भाषा के बाद जो विकास होता है वो अपभ्रंश का होता है। तो हिंदी का जो इतिहास माना जाता है वो अपभ्रंश से ही माना जाता है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद क्या होता है, यहाँ पे हिंदी भाषा का विकास हो जाता है। और यहाँ से इसीलिए हिंदी के इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई मानी जाती है? अपभ्रंश से हुई मानी जाती है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा किसको कहा जाता है? पाली, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश को कहा जाता है। उसके बाद अब इसका देखो इस वक्त समय क्या रहा है, इसका काल क्या रहा है, 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो कि ये 100 यहाँ पे, ठीक है, 100 ईस्वी से लेकर अब तक जो भी भाषाएं आती है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आती है, जिसमें मिश्रित हिंदी हो गया। अब देखो हिंदी में भी हिंदी के बहुत सारे प्रकार हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, पश्चिमी हिंदी क्या है, पूर्वी हिंदी क्या है, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की बोलियां आती हैं।
तो जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसमें हिंदी हो गया आपकी, साथ साथ यहाँ पे मराठी हो गया, उसके बाद आपका गुजराती हो गया, सिंधी हो गया। ये सारी भाषाएं, इनको हम कहते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो कि आजकल बोलचाल में देखने को सामान्यतः मिलती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाषा का विकास, जो हिंदी भाषा का विकास है, वो किससे हुआ है। तो अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा की जननी कौन है, तब तो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। मूल रूप से जो आर्यों की भाषा थी वो कौन थी, संस्कृत भाषा थी। और संस्कृत से ही धीरे धीरे पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत का विकास हुआ, प्राकृत भाषा से फिर अपभ्रंश का विकास हुआ, और अपभ्रंश से किसका विकास हुआ दोस्तों, हिंदी भाषा का। मिश्रित हिंदी हम जिसे कहते हैं, क्योंकि हिंदी भी यहाँ पे कई तरह की हिंदी बोली जाती है। और हिंदी भाषा का जो इतिहास प्रारंभ होता है वो अपभ्रंश से होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, मिश्रित हिंदी हो गई, या हिंदी हम जिसे कहते हैं मराठी, गुजराती, सिंधी, इनका विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ माना जाता है। लेकिन जननी सभी की एक है, वो है संस्कृत। अब हम यहाँ पे इसे समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे भाषा का विकास हुआ है। तो सबसे पहले आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत से किस भाषा का विकास हुआ, पाली का विकास हुआ। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सरलीकरण की ओर से यहाँ पे मतलब सरलता की ओर यहाँ पे भाषाओं का क्या हो रहा है, भाषाएं जारी है, सरलता की ओर यहाँ पे विकास हो रहा है। क्योंकि संस्कृत अगर हम अभी समझने का प्रयास करें तो बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो संस्कृत को समझ पाते होंगे। तो संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से हुआ अपभ्रंश का विकास, और अपभ्रंश से अवहट। अभी जो अवहट है यहाँ से कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अवहट को कहा जाता है दोस्तों परवर्ती अपभ्रंश भी इसको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परवर्ती अपभ्रंश किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों अवहट को। अब अवहट को परवर्ती अपभ्रंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद की जो भाषा है, यानी अपभ्रंश और हिंदी की बीच की ये क्या है, आपकी कड़ी बोल सकते हैं आप इसको, या आप कह सकते हैं अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं जैसे हिंदी हो गया, इन भाषाओं के बीच की जो संक्रमणकालीन भाषा है वो कौन सी है, अवहट है। यहाँ पे क्या होता है, देखो अवहट ये अधिकांशतः अपभ्रंश से भी मिलती है और हिंदी से भी मिलती है, इसलिए इसको बीच में रखा गया है। तो इसलिए इसको कहा गया है परवर्ती अपभ्रंश। यानी अपभ्रंश अब थोड़ा थोड़ा क्या हो रही है, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ रहा है, और अपभ्रंश के परिवर्ती रूप को क्या कहा गया है, अवहट कहा गया दोस्तों। और अवहट के बाद सीधे डायरेक्ट किसका विकास होता है, यहाँ पे कौन सी भाषा आती है, जो आधुनिक आर्य भाषाएं जैसे हिंदी। तो इसलिए हिंदी का जो इतिहास प्रारंभ होता है वो अवहट को नहीं कहा जाता है, क्योंकि अवहट तो क्या है, अपभ्रंश का ही एक क्या है, परवर्ती रूप है। मूल रूप से हिंदी का जो इतिहास प्रारंभ होता है वो किससे होता है दोस्तों, अपभ्रंश से होता है। ये आपको जरूर नोट करना है यहाँ पे। अवहट को एक और चीज भी यहाँ पे कहा जाता है, हिंदी का आरंभिक रूप। यहाँ पे आपको नोट करना है, ये हिंदी का आरंभिक रूप किसको कहा जाता है, अवहट को कहा जाता है। परवर्ती अपभ्रंश किसको कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है अवहट को। तो समझ गए आप यहाँ तक दोस्तों। अब हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि जो अपभ्रंश भाषा है उससे किन किन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। क्योंकि अपभ्रंश के टोटल यहाँ पे मुख्यतः जो भेद थे वो थे 6 भेद। अब देखो अपभ्रंश के कौन कौन से भेद हैं, शौरसेनी है, मागधी है, अर्धमागधी है, खस, ब्राह्मण और महाराष्ट्री। ये अपभ्रंश के भेद हैं, और इन अपभ्रंश के भेदों से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। अब देखो शौरसेनी से किस भाषा का विकास हुआ है, कौन कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। या विकास या आप उत्पत्ति भी यहाँ पे कह सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थानी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से। उसी प्रकार जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी जो आधुनिक आर्य भाषा है उसकी उत्पत्ति कौन सी अपभ्रंश से हुई है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से। अब देखो दूसरी यहाँ पे मागधी है, तीसरी अर्धमागधी है। अब देखो जो मागधी है यहाँ पे, मागधी से कौन कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है या उत्पत्ति हुई है, बिहारी, उड़िया और बांग्ला। इन सभी के बारे में काफी डिटेल्स हम आगे अभी चर्चा करेंगे। अर्धमागधी जो अपभ्रंश है उससे पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खस से यहाँ पे पहाड़ी, और पहाड़ी में आते हैं आपके गढ़वाली और कुमाऊनी जो बोलियां हैं, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो खस अपभ्रंश से हुई है। और ब्राह्मण से यहाँ पे सिंधी की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जो ये खस और ब्राह्मण है यहाँ पे,
इनमें आपको देखने को मिलेगा शौरसेनी से ये काफी प्रभावित है। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर वहां पे अगर पूछ लिया कि पहाड़ी जो भाषा है, पहाड़ी हिंदी भाषा है, इसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो अगर वहां पे खस ऑप्शन नहीं आता है और ऑप्शन में आता है शौरसेनी, तब आपको शौरसेनी करना है। क्योंकि खस और ब्राचड़ जो अपभ्रंश है, खस अपभ्रंश और ब्राचड़ अपभ्रंश, ये किससे प्रभावित है? शौरसेनी से ये काफी प्रभावित है। शौरसेनी का इसमें काफी प्रभाव देखने को मिलता है। या अगर पूछ दे एग्जाम में कि सिंधी इसकी उत्पत्ति किससे हुई है और ब्राचड़ वहां पे ऑप्शन में नहीं है, तब आपको दोस्तों शौरसेनी करना है, क्योंकि ब्राचड़ में भी शौरसेनी का प्रभाव देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो खस से यहाँ पे पहाड़ी, जो कि जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी आती है, इसकी तो उत्पत्ति होती है। ब्राचड़ से उत्पत्ति हुई है सिंधी की, और महाराष्ट्री से उत्पत्ति हुई है दोस्तों मराठी की। ये हो गई अपभ्रंश के भेद जिनसे आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये जो हम टॉपिक यहाँ पे बता रहे हैं आपको, हिंदी भाषा का विकास, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, इस चार्ट से। देखो यहाँ पे अब हम जानेंगे हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। ठीक है, अभी देखो हमने हिंदी के बारे में अभी ज्यादा नहीं पढ़ा, अभी हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हिंदी भी आती है, आपकी बिहारी आती है, उड़िया आती है, बांग्ला, ये सारी भाषाएं आती हैं। लेकिन अभी हम विशेषकर किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हिंदी भाषा है, हिंदी की जननी कौन मानी जाती है? संस्कृत मानी जाती है। और हिंदी भाषा का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? अपभ्रंश से इसका इतिहास प्रारंभ होता है। अपभ्रंश से ही उत्पत्ति हुई है हिंदी की, लेकिन जननी कौन है? संस्कृत है। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है। अब जो हिंदी भाषा है इसमें 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। लेकिन बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है और भाषा क्या होती है, इसमें अंतर क्या होता है, ये आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जो बोली होती है एक निश्चित, एक छोटे क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, और जो बोली होती है उसका विकास होता है किसी भाषा से। माना अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषा से किस बोली का विकास हुआ है? जो पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी बोली जाती है उत्तराखंड में, वो उसका किससे विकास हुआ है? हिंदी भाषा से उसका विकास हुआ है, क्योंकि उसमें जो शब्द देखने को मिलते हैं अधिकांश तो हिंदी भाषा के शब्द हैं। तो कुल मिला के बोली एक निश्चित, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, और उसका विकास किससे होता है? किसी भाषा से होता है। लेकिन अगर कल के दिन यही बोली, इसका काफी प्रचार बढ़ गया है, काफी बड़े क्षेत्र में ये बोली जाने लग गई है, और साथ ही साथ इसका प्रयोग अब हम साहित्य के रूप में करने लग गए हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों उपभाषा। और यही उपभाषा जिसका प्रयोग अब साहित्य में प्रयोग किया जाने लगा है, साहित्य जो रचनाएं होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाने लगा है। और इस उपभाषा को अब हम राज्य के कुल मिला के सरकार इसको क्या करती है? अपने काम के लिए इसको प्रयोग कर रही है। अपने जो सरकारी दफ्तर होते हैं वहां पे इसका प्रयोग किया जा रहा है लिखने में। तो इस उपभाषा को क्या कहा जाएगा दोस्तों? भाषा कहा जाएगा। इसकी एक क्या होती है? इसकी एक लिपि होती है, जिससे जो इसकी लिखने की शैली होती है, जिसके माध्यम से इसको लिखा जाता है, तो इसे कहते हैं भाषा। यानी पहले एक छोटे क्षेत्र में थी बोली, बोली यहाँ पे क्या हुआ? इससे साहित्यिक रचनाएं होने लग गई, अभी बड़े क्षेत्र में फैल गई, क्योंकि बोली फैलती तभी है जिसमें साहित्यिक रचनाएं होने लग जाती है। फिर ये कई दूर दराज क्षेत्रों में फैलने लग जाती है। हेयर रिमूवल क्रीम चूज करते वक्त डोंट गो फॉर ये फिर ये कई दूर दराज क्षेत्रों में फैलने लग जाती है, तो इसे उपभाषा कहते हैं। और उपभाषा का प्रयोग यदि सरकार क्या करती है? अपने कार्यों में करने लग जाए, जो भी सरकार के दस्तावेज होते हैं उसमें इसका प्रयोग करने लग जाती है, तो इसे कहा जाता है भाषा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बोली, उपभाषा और भाषा क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां हैं, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये है यहाँ पे हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और बोलियां। यहाँ पे ये 5 उपभाषाएं आ जाएंगी और 17 इसमें बोलियां आ जाएंगी। तो इनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो हिंदी की जो पहली उपभाषा यहाँ पे पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी जो कि पूर्वी क्षेत्र में, जो हिंदी भाषी मुख्य क्षेत्र है आपका, जो उत्तरी भाग है भारत का, उसके पूर्वी भाग में बोली जाती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति कौन सी अपभ्रंश से हुई है? क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है अपभ्रंश से, लेकिन पूर्वी अपभ्रंश के मैंने आपको ऊपर भेद बताए, 6 भेद मैंने आपको वहां पे अपभ्रंश के बताए। तो जो पूर्वी हिंदी है उसका उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से। और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं इसमें 3 बोलियां आती हैं,
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब अभी मैंने आपको बोली और उपभाषा में अंतर स्पष्ट कराया था और मैंने आपको बताया था कि बोली से जब वहां पे बोली में साहित्यिक रचनाएं होने लग जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। अब यहाँ पे अवधि में क्या होने लग गया है, साहित्यिक रचनाएं होने लग गई हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस किसमें लिखी गई है, अवधि में लिखी गई है। अवधि को अब यहाँ पे उपभाषा बोला जा सकता है, लेकिन अभी इसको पूर्वी हिंदी में ही रखा जाता है। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 प्रमुख बोलियां आती हैं दोस्तों पूर्वी हिंदी में। जो अवधि है ये बोली जाती है आपकी लखनऊ, रायबरेली और इलाहाबाद के क्षेत्र में। उसके बाद जो बघेली है ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका रीवा हो गया, फतेहपुर, इस क्षेत्र में बोली जाती है बघेली। और जो आपकी छत्तीसगढ़ी है ये कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में। अब देखो यहाँ पे जो ये बोलियां हैं अवधि, अवधि में आपको पहले बता चुका हूँ, इसको आप उपभाषा भी कह सकते हैं क्योंकि अवधि में आप साहित्यिक रचनाएं होने लग गई है। अवधि में कुछ इसकी उप बोलियां आती है, जैसे आपकी बैसवाड़ी हो गया, बैसवाड़ी किसे कहा जाती है, किसकी उप बोली है, अवधि की है। उसके बाद इसकी कोसली भी आती है, कोसली, ठीक है। अगर हम बघेली की बात करें तो ये बोली जाती है रीवा क्षेत्र में, इसलिए इसको रिवाई भी कहा जाता है। रिवाई किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बघेली को। और छत्तीसगढ़ी को लरिया और खलटाही भी कहा जाता है। ये आपको लिखना है यहाँ पे लरिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ खलटाही। अगर आप इनको भी नोट करना चाहते हैं तो इनको भी आप नोट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों पूर्वी हिंदी, जिसमें आपकी कौन कौन सी बोलियां आ गई हैं, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरी जो उपभाषा है दोस्तों हिंदी की वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू। अब देखो खड़ी बोली को क्या क्या कहा जाता है, खड़ी बोली को कहा जाता है दोस्तों कोरवी भी इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको नागरी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि होने के कारण नागरी भी कहा जाता है। उसके बाद इसको मानक हिंदी और टकसाली भी कहा जाता है, टकसाली भी इसे कहा जाता है, मानक हिंदी भी इसको कहा जाता है। तो कोरवी किसे कहा जाता है, खड़ी बोली को। खड़ी बोली को कोरवी किसने कहा था, राहुल सांकृत्याल ने कहा था दोस्तों। राहुल सांकृत्याल ने खड़ी बोली को क्या कहा, कोरवी कहा। क्यों कहा, क्योंकि उस समय यहाँ पे कुरु साम्राज्य के बारे में आपने सुना होगा, उत्तर भारत में कुरु साम्राज्य महाभारत कालीन, तो कुरु साम्राज्य के कारण वहां पे इस भाषा का बोलचाल में प्रयोग आदि थी, इसलिए इसको कोरवी भी कहा गया है। राहुल सांकृत्याल ने खड़ी बोली को कहा है कोरवी। जबकि जो गिलक्राइस्ट है, ठीक है, गिलक्राइस्ट, इन्होंने खड़ी बोली को क्या कहा है, टकसाली कहा है और इसको मानक हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कौन कौन से क्षेत्र में ये खड़ी बोली बोली जाती है, तो दिल्ली हो गया, मेरठ, देहरादून हो गया, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार का क्षेत्र हो गया, सहारनपुर, यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है और ये पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। उसके बाद अगर हम बात करें साहित्य की बात, तो साहित्यिक काफी रचनाएं इसमें हो गई है। जैसे अगर हम बात करें प्रथम खड़ी बोली का जो महाकाव्य था, ये था दोस्तों प्रियवास। प्रियवास जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और ये किसने इसकी रचना की थी, तो हरिओध। ये प्रमुख खड़ी बोली के साहित्यकार हुए हैं हरिओध। हरिओध इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, जिनको खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। इनको खड़ी बोली का प्रथम कवि किसको माना जाता है, हरिओध को माना जाता है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी इन्होंने लिखा है, जिसका नाम क्या है, प्रियवास है दोस्तों। ये आपको नोट करना है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, जयशंकर प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, ये प्रमुख साहित्यकार हुए हैं जो कि खड़ी बोली के साहित्यकार हैं। उसके ब्रजभाषा ये आपकी मथुरा, आगरा, इन क्षेत्रों में बोली जाती है, मथुरा में विशेषता और ब्रज में बोली जाती है ब्रजभाषा। अब देखो इसके अन्य नाम क्या है, अंतर्वेदी। अंतर्वेदी किसका अन्य नाम है, तो ये है दोस्तों ब्रजभाषा का। उसके बाद इसको दोस्तों सिकरवाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रजभाषा और इसके जो प्रमुख कवि सूरदास हो गए, रहीम, रसखान, बिहारी,
ये ब्रज भाषा के प्रमुख साहित्यकार हुए हैं और इन्होंने ब्रज भाषा में कई रचनाएं की हैं। उसके बाद जो तीसरी यहाँ पे उपबोली आती है पश्चिमी हिंदी की, वो है दोस्तों यहाँ पे बुंदेली। बुंदेली जो कि बुंदेलखंड हो गया, छतरपुर हो गया, ग्वालियर, भोपाल, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। और बुंदेली के अन्य नाम क्या क्या है? पंवारी हो गया, और उसके बाद इसके जो राठौरी हो गया, खटोली हो गया, ये इनके कुछ प्रमुख नाम है बुंदेली के, पंवारी, राठौरी और खटोली। उसके बाद यहाँ पे कन्नौजी, कन्नौजी आती है। कन्नौजी जो कि कन्नौज हो गया, इटावा और कानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। और ब्रज भाषा का प्रभाव कन्नौजी में काफी देखने को मिलता है दोस्तों। यानी कन्नौजी के जो भी साहित्यकार हुए हैं कन्नौज के, उन्होंने अधिकांशतः किस भाषा में रचनाएं की हैं? ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। और बांगरू, बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाणवी किसको कहा जाता है? बांगरू को कहा जाता है। डायरेक्ट कभी कभी हरियाणवी वो पूछ देता है। और इसको देसाई, ठीक है, देसानी, क्योंकि हरियाणी में आपने देखा होगा देसी लोग रहते हैं, देसानी भाषा भी इसको कहा जाता है। और जाटू भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में अधिकांशतः जाट पाए जाते हैं, जाट रहते हैं, तो जाटू भी इसको कहा जाता है। तीसरी उपभाषा है दोस्तों हिंदी की, वो है राजस्थानी। राजस्थानी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। और राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? 4 बोलियां मुख्यतः आती है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। अब यहाँ से मारवाड़ी को कहा जाता है पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, जबकि जयपुरी को कहा जाता है पूर्वी राजस्थानी। क्या कहा जाता है? जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी को। उसके बाद मेवाती को कहा गया है उत्तरी राजस्थानी, और मालवी को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थानी। तो देखो कई बार एग्जाम में क्या पूछता है कि ये 4 ऑप्शन दे दिए, बताइए मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी में पूर्वी राजस्थानी कौन सी है? तो जयपुरी है। पश्चिमी राजस्थानी है मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी है मेवाती और मालवी होगी आपकी दक्षिणी राजस्थानी। उसके बाद जो जयपुरी है इसका एक अन्य नाम भी है, इसको दोस्तों ढूंढाली के नाम से भी जाना जाता है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ढूंढाली किसको कहा जाता है? ढूंढाली कहा जाता है पूर्वी राजस्थानी, यानी जयपुरी को कहा जाता है। ये एक राजस्थानी जो आपकी उपभाषा है उसकी बोली है दोस्तों ढूंढाली। और किस भाषा के अंतर्गत आती है? हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है, क्योंकि राजस्थानी की जो राजस्थानी उपभाषा है वो किसके अंतर्गत आती है? हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। और राजस्थानी की जो उत्पत्ति होती है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई मानी जाती है, ये आपको यहाँ पे नोट करना होगा। तो ढूंढाली होगी आपकी पूर्वी राजस्थानी। उसके बाद जो मेवाती है इसको अहीरवट्टी भी कहा जाता है, जबकि जो मालवी है इसको रतलामी और रांगड़ी और निमाड़ी भी कहा जाता है। निमाड़ी इंपॉर्टेंट है, मालवी को यहाँ पे निमाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गई राजस्थानी। और ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो राजस्थान में मुख्यतः बोली जाती है राजस्थानी उपभाषा, जिसमें ये मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी यहाँ पे बोलियां आती हैं। तो 4 बोलियां आती हैं राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत। उसके बाद चौथी यहाँ पे उपभाषा है वो है बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी की जो उत्पत्ति होती है वो होती है मागधी अपभ्रंश से। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी उपबोलियां आती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। और ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बिहार में बोली जाती है। 5वीं होती है यहाँ पे पहाड़ी हिंदी। 5वीं जो उपभाषा है हिंदी की पहाड़ी हिंदी है, जिसकी उत्पत्ति हुई है खस अपभ्रंश से। और जो पहाड़ी हिंदी है इसके अंतर्गत 2 मुख्यतः बोलियां होती है, गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है और कुमाऊनी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। अब गढ़वाली और कुमाऊनी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? खस अपभ्रंश से हुई है। ये आपको कैसे नोट करना है? क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं में आपने देखोगा यहाँ पे खस जनजाति वास कर रही थी, इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो खस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई मानी जाती है गढ़वाली और कुमाऊनी, जो कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि कौन सी हिंदी की उपभाषाएं हैं और उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट इस प्रकार से बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि बघेली वो किस भाषा के अंतर्गत आती है, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन में आ गया पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या बिहारी हिंदी। तो आपको क्या करना है? पूर्वी हिंदी। बघेली जो बोली है वो किस उपभाषा की बोली है?
पूर्वी हिंदी की क्या है, बोली है। उसी पर मगही आ सकता है, मेवाती। इस प्रकार से कुल मिला के आपको ये नोट करना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे देवनागरी लिपि की, क्योंकि देवनागरी लिपि आपके सिलेबस में है। अन्य लिपियों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो देवनागरी लिपि ये किसकी लिपि है? तो हिंदी भाषा की लिपि है दोस्तों, देवनागरी लिपि। लेकिन लिपि होती क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखित वर्ण संकेत। लिपि क्या है? लिखित वर्ण संकेत है जिनके द्वारा भाव व विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। सिंपल सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो जिस मतलब लिखने की जो कला है, लिखने की जो शैली है, किसी भाषा के लिखने की शैली को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? लिपि कह सकते हैं। यानी हमने वर्ण संकेतों द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है। किसके माध्यम से? लिखने की शैली के माध्यम से। लिख के हमने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, और उन विचारों को हम जिस शैली से लिख रहे हैं उस शैली को क्या कहा जाता है दोस्तों? लिपि कहा जाता है। यानी जो हम लिख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये किससे लिखा है? ये जो हम हिंदी भाषा लिखते हैं वो किससे लिखते हैं? देवनागरी लिपि से लिखते हैं। जो यहाँ पे आपको ये शैली दिख रही है, ये कौन सी शैली है? तो ये आपकी देवनागरी शैली। तो लिखने की जो शैली है, लिखने की जो कला है, आप सरल भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो लिपि लिखित वर्ण संकेत हैं जिनके द्वारा भाव व विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। अगर हम बात करें हिंदी भाषा की लिपि, तो ये देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन है? तो अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन में। और जो उर्दू भाषा की लिपि है तो वो है दोस्तों फारसी। अब देखो देवनागरी और फारसी में एक मुख्य अंतर क्या है? देवनागरी हम इस प्रकार से लिखते हैं, जब भी हम लिखते हैं तो राइट की ओर लिखते हैं, जबकि जो फारसी लिपि है ये राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। याद रखिए हम राइट की ओर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लेफ्ट की ओर लिखी जाती है दोस्तों। उर्दू भाषा की लिपि कौन है? फारसी लिपि है। आप देखो यहाँ पे देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, यहाँ से सामान्यतः क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भारत की सभी लिपियों की जो आपकी विकास हुआ माना जाता है, या सभी लिपि कौन सी लिपि से निकले हैं? तो ब्राह्मी लिपि। यानी मूल जो लिपि है आपकी वो है ब्राह्मी लिपि। सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है। तो ब्राह्मी लिपि, उसके बाद आई यहाँ पे गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद सिद्ध मातृका लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, और उसके बाद नागरी लिपि। और नागरी को ही यहाँ पे क्या कहा गया है? देवनागरी कहा गया है, जो कि वर्तमान में हम हिंदी भाषा की लिपि किसको मानते हैं? देवनागरी लिपि को मानते हैं दोस्तों। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत या देवनागरी लिपि से हम किन किन भाषाओं को लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत हो गया, संस्कृत की लिपि कौन है? ये भी देवनागरी लिपि है। नेपाली की लिपि भी कौन है? देवनागरी लिपि है। उसके बाद यहाँ पे मराठी, उसके बाद यहाँ पे मराठी, कोंकणी, ये आपको नोट करना है दोस्तों, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कश्मीरी हो गया, बोडो की लिपि कौन है? देवनागरी लिपि है, बोडो। और यहाँ पे हो गया आपका मैथिली, और उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया गढ़वाली। गढ़वाली को अगर हम लिखने चाहें तो हम हिंदी की तरह इसको लिखते हैं, यानी इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। कुमाऊनी, वैसे इनकी कोई अपनी क्या नहीं है, अपनी लिपि नहीं है, इसलिए हम इसको साहित्यिक रूप से इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं जनरली, ठीक है, या हम लिखने के लिए इसका प्रयोग सामान्यतः नहीं करते हैं। तो अगर हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो गढ़वाली में अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो हिंदी की तरह लिखा जाएगा, यानी उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है। तो इन सभी भाषाओं को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये आपको यहाँ पे नोट करने हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे हिंदी भाषा का विकास समझ में आ गया होगा। हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं थी, कौन कौन सी बोलियां थी, और इनकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, ये आपको यहाँ पे समझ में